अब बढ़ते हैं लाइन टू लाइन, थोड़ा सा स्पीड में चलता हूँ। तो पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों का अध्ययन करके उनके बारे में जानना, तत्पश्चात विश्लेषण करके उनका वर्णन करना या लिखना भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। ये अर्थ भूगोल का है। ठीक है, हम अच्छी तरीके से इसे पढ़ चुके हैं कि भूगोल जो विषय है उसका अर्थ होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जो तथ्य है, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो सजीव हैं या चाहे निर्जीव हैं, उनका जो अध्ययन है वो करना भूगोल का विषय है और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हमने वापस भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर्गत डिवाइड किया था। इसके बारे में मैंने 2-3 दिन हो गए बार बार इसी की चर्चा कर रहा हूँ। अब मेन परिभाषाओं पर आता है। ये डिवाइडेशन किस प्रकार से हुआ वो मैंने समझा दिया है कि एक फिजिकल ज्योग्राफी क्या था और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर मानव जरूर आएगा, यानी सजीव वस्तु आएगी, और मानव के साथ साथ उसकी पृथ्वी का और मानव का क्या संबंध है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तथ्य, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झरने, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, उन सभी के साथ मानव के क्या संबंध हैं, उसके बारे में हम जब बड़े स्तर पर बात करते हैं तो हम मानव भूगोल के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर इसके अंतर्गत जिस प्रकार से कौन कौन से विषयों का हम अध्ययन करेंगे, तो हम मानव जाति के भूगोल के बारे में बात करेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं उसके बाद द्वारा की जाती है, कृषि करने के लिए वो कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करता है, बस्ती भूगोल जिसे सेटलमेंट ज्योग्राफी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वह किस प्रकार से अपने मकान बनाता है, किस प्रकार से वह अलग अलग स्थानों पर अपने मकानों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की सामग्री का प्रयोग करता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजनीति को प्रभावित करने में जमीन का क्या योगदान है, यानी राजनीति जो की जाती है उसके पीछे भी कुछ न कुछ भूगोल का योगदान होता है। तो इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम ये फिर बात करते हैं हम सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हम उसके समाज, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक्स है मैन मैन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, फिर हम परिभाषाओं पर आ जाते हैं। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए केवल और केवल जो नए आए हैं उनके लिए हम वापस इसको रिपीट करते हैं। हम इसकी परिभाषाओं को देखेंगे और बार बार कह सकते हैं कि कुमारी सैंपल का जिक्र आएगा। कुमारी सैंपल क्या कहती हैं, किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम परिभाषाओं के बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रैडजेल का नाम आता है, जिसे मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। कहाँ के थे? जर्मनी के निवासी थे। पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक रैडजेल इनका नाम था, और इनकी पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये रट लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, 2 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रैडजेल की पुस्तक का क्या नाम है, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है उस पुस्तक के रचयिता कौन है। इसे मैंने कल ही बताया था, नृजातीय भूगोल भी कहा जाता है। ठीक है, ये 3 वॉल्यूम्स के अंदर प्रकाशित की गई, और उसमें उन्होंने परिभाषा दी कि मानव भूगोल के दृश्य, यानी मानव भूगोल में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, वे सभी दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। वे सभी तथ्य पृथ्वी से रिलेटेड होते हैं। आवाज आ रही है मेरी? कई बार मुझे लगता है कि मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही है। आ रही है? कोई भी बोल दीजिए। Yes, sir. पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, अर्थात मानव भूगोल में हम उन सभी बातों या उन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं। ठीक है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। भौतिक दशाओं का योग यानी वातावरण। वातावरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं कौन कौन सी होती है कि हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि विभिन्न प्रकार की भौतिक दशाएं, अर्थात ये पृथ्वी और पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की भौतिक दशाएं, उन भौतिक दशाओं में हम शामिल करते हैं कि पृथ्वी के 2 मुख्य स्ट्रक्चर्स, जिसे प्राथमिक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है,
प्राथमिक स्ट्रक्चर जो कहलाते हैं आपके महाद्वीप और महासागर। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हम शामिल करते हैं पर्वत, पठार, मैदान। तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर्स को शामिल करते हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां इसके अंदर शामिल होती हैं। तो इन सभी को हम एक साथ शामिल करके क्या कहते हैं, हम उसे भौतिक वातावरण या भौतिक दशाएं कह सकते हैं। इसके अलावा भी जलवायु भी जो है वो भी इसी भौतिक दशाओं का एक योगदान कह सकते हैं, इस भौतिक दशाओं का एक रूप है जिसे हम बढ़ते हैं आगे। ये प्रमुख रूप से प्रकृतिवादी थे। क्या प्रकृतिवादी विचारक क्या थे, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में आगे देखेंगे कि प्रकृतिवादी क्या थे, कौन कौन से व्यक्ति जो थे प्रकृतिवादी। मैंने बार बार पहले भी समझाया है कि प्रकृतिवादी वे विचारक थे जो ये कहते हैं कि मनुष्य मोम का पुतला है। प्रकृति जो है वो मनुष्य पर हावी है। प्रकृति जैसा चाहे वैसा मनुष्य को करना चाहिए। प्रकृति में किसी प्रकार का बदलाव लाने की कोशिश मानव को नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रकृतिवादी विचारकों की विचारधारा थी। ठीक है, नेक्स्ट हम केवल और केवल परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। ये किताब में दे रखे हैं, तो आप जैसे भी आपके पास अगर किताब है तो आप किताब को देखकर चले, नहीं तो जिस प्रकार से मैं आपके पास किताब की एक कटिंग जो पीडीएफ है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसको देखते जाएं और हर चीज को समझते रहें। जहां आपको लगता है तो वहां पर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, प्रकृतिवादी मानते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप को विशेष महत्व नहीं दिया, यानी प्रकृति के अंतर्गत मानवीय हस्तक्षेप को नहीं करना चाहिए, ये बात प्रकृतिवादी कहते हैं। प्रकृतिवादी की दूसरी जो विचारक है वो कुमारी सेम्पुल। सेम्पुल कौन थे, कौन थी, शिष्या है। मैंने पहले भी कहा था कल भी कि ये एक लेडी है जो रेड जेल की रिसर्च स्कॉलर थी। इनके निर्देशन में, यानी रेड जेल के निर्देशन में सैंपल अपना पीएचडी का वर्क कर रही थी। ये प्रकृतिवादी विचारक थी, बल्कि उससे भी बढ़कर प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकार करती थी, यानी कट्टर समर्थक थी कि प्रकृति का पूरा नियंत्रण रहता है मानव पर। उनके अनुसार मानव मोम के पुतले के समान है। इसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार से मोम के पुतले को किसी आकार में ढाला जा सकता है, तो प्रकृति चाहे तो व्यक्ति को किसी भी आकार में, किसी के भी रूप में उसे तब्दील कर सकती है, उसे बदल सकती है। आगे वो कहती है जिस वातावरण पर जिस पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी उस मानव पर प्रकृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और वह अपने को धीरे धीरे वातावरण के अनुसार ढाल देता है। यानी यहाँ पर प्रकृति को सर्वे सर्वा बताने के लिए भरपूर बातें लिखी गई। ये उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस प्रकार की बातें लिखी गई और इसी को उन्होंने अपनी एक परिभाषा, जो महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो ये परिभाषा रट लीजिए, जो पूरी की पूरी परिभाषा इस मानव भूगोल के अर्थ को स्पष्ट करती है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी यानी पृथ्वी में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव क्यों कहा है, क्योंकि मानव कब क्या सोचता है कुछ पता नहीं चलता। वो कभी प्रकृति का हितैषी हो जाता है तो कभी वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लग जाता है। तो इस प्रकार से कहा है कि एक पल पल बदलने वाली पृथ्वी और पल पल बदलने वाले मानव जो बदलाव लाने की कोशिश करता है के बीच, यानी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर वो कहते हैं कि पहले प्राचीन समय में मानव और प्रकृति के बीच के जो संबंध थे वो कुछ अलग प्रकार के थे, यानी वो प्रकृति का हितैषी हुआ करता था, प्रकृति की आज्ञा मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसने जैसे जैसे अपना विकास किया, औद्योगिक क्रांति हुई, पुनर्जागरण का काल आया, उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की। आज हम देखते हैं कि कुछ सब्जियों का उदाहरण ले लीजिए, कुछ फलों का उदाहरण ले लीजिए, जैसे बनाना का उदाहरण ले लेते हैं कि जो केला है वो हर मौसम में नहीं मिलता है, ये हमें भी पता है, लेकिन आप मार्केट में कभी भी जाए तो आपको मार्केट में केला उपलब्ध रहता है। इसी प्रकार से कुछ विशेष प्रकार की, जैसे कि भिंडी की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि ये सबकी फेवरेट है। तो मानव ने क्या किया कि प्रकृति
से हटकर उसमें कुछ जीन्स में बदलाव लाकर या उसको भिंडी की फसल को कुछ विशेष प्रकार का वातावरण उपलब्ध करा के उसने 12 महीने उस फसल को उगाने का कार्य किया। तो ये जो छेड़छाड़ का जो काम है वो मानव जब करता है तो वहां पर वो प्रकृतिवादी नहीं कहलाता है, वो संभववादी कहलाता है। संभववादी यानी वो चेंज ला रहा है, वो उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। ये परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको, रट लीजिए। मानव भूगोल, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, चंचल पृथ्वी और अस्थायी मानव हो जाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार मैंने देखा है कि ये चेंज हो जाता है। तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसको किस प्रकार से स्पष्ट किया है कि मानव भूगोल ने भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए पहले कुओं की खुदाई की। मानव, ठीक है, कुओं की खुदाई की और उससे पानी निकालने लगा। फिर उसने रहट का प्रयोग किया, फिर उसने हैंडपंप लगाए और अब उसने ट्यूबवेल लगा दिए। ठीक है, ट्यूबवेल के बाद वो कह सकता है कि अब सबमर्सिबल पाइप का प्रयोग करता है, यानी वह क्या कर रहा है कि धीरे धीरे मानव जल की उपलब्धता को सरल बना रहा है। जल एक प्राकृतिक तत्व है जो प्रकृति के द्वारा साधारण रूप से हर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था, लेकिन वह अपने आप उपलब्ध नहीं होता। उसको जमीन से बाहर निकालने का जो प्रयास किया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी का प्रयोग करता गया, उसने इसको सरलतम बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि वह चंचल है और अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। हम चाहते हैं कि हमारा काम बहुत इजी तरीके से हो। जिस प्रकार से अभी जो कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, तो हमने अपनी क्लास को इजी बनाने के लिए क्या किया, इस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, जिसमें हम घर बैठे पढ़ाई करते हैं। तो ये क्या है, हमने तकनीकी का प्रयोग किया और तकनीकी का प्रयोग करते हुए हम अपने कार्य को सरल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि मानव बहुत चंचल है, वह अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता रहता है। दो परिभाषा हो गई, ठीक है। पहली परिभाषा, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। पहली परिभाषा रेड जेल की। दूसरी परिभाषा हो गई आपके ये वाली, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य या पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा पर चलते हैं, जो विडाल डी ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। ये शब्द जब आता ना, जब याद रखिएगा डी ला, ला शब्द अगर जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि वह व्यक्ति फ्रांस का है। फ्रांस के हर व्यक्तियों के नाम के पीछे ये ला शब्द जुड़ता है। तो विडाल डी ब्लास एक प्रख्यात फ्रांसीसी मानव भूगोल शास्त्री थे, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के समर्थक थे। उन्होंने इस मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से दी है कि मानव भूगोल क्या है, पृथ्वी और मानव के, यानी पृथ्वी और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक संबंधों का अर्थ किस प्रकार से है कि मानव प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति भी मानव को प्रभावित करती है, ठीक है, को एक नया विचार देता है। यानी दोनों के बीच के जो संबंध है उसको बाहर लाने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया जाता है, मानव भूगोल के द्वारा किया जाता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। ठीक है, इसी को स्पष्ट करते हुए साधारण शब्दों में कहा है, ये किताब की कटिंग है और इसमें इसका मीन भी लिखा हुआ है। ये एज इट इज जो परिभाषा होती है वो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, जिस प्रकार से किताब में लिखी हुई होती है उसी प्रकार से परिभाषा दी जाती है, लेकिन उसका सरलीकरण किस प्रकार से किया जाता है वो लिखा जाता है। यानी धरातलीय प्राकृतिक भूदृश्यों तथा धरातलीय भूदृश्यों यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झरने एवं मानव द्वारा स्थापित संबंधों का ज्ञान है। मानव द्वारा स्थापित संबंध का अर्थ है कि मनुष्य ने उसमें क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या उसके साथ संबंध जोड़े हैं,
उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसका अध्ययन करना कहलाता है मानव भूगोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ब्रून्स ब्रून्स की परिभाषा। ठीक है, वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। ये जितनी भी परिभाषाएं आप देखेंगे, इन परिभाषाओं में आपको एक ही बात देखने को मिलेगी, और इसका जो मीन जो निकल के आता है कि मानव भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम भौगोलिक तथ्यों तथा मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों को देखते हैं। देखिएगा किस प्रकार से, जिस प्रकार से ये डिमांजे की परिभाषा है जिसमें लिखा हुआ है कि प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वर्गों और समाजों के मध्य संबंधों का अध्ययन। ठीक है, इस संबंध शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा। यहां पर भी देखिए हंटिंगटन की परिभाषा कि भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। कोई भी परिभाषा देख लीजिए, सभी में एक ही प्रकार की बात की गई है कि मानव भूगोल किस प्रकार का विषय है कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा, हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो भी ये एक ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, ये परिभाषा वाला चैप्टर वापस मैंने करवा दिया है, और अगर कक्षाएं हमारी वापस शुरू होती हैं तो हम वापस इसको एक बार और पढ़ लेंगे। तो परिभाषा कंप्लीट होती है। विषय क्षेत्र भी मैंने पढ़ा दिए हैं वापस आपको। विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। किसी को डाउट है विषय क्षेत्र से संबंधित? 10 मिनट में हमारा थोड़ा सा क्लास मैंने कहा था कि खत्म होगी। खत्म होने के बाद हम वापस पुनः इसी कक्षा में वापस आएंगे। मैंने कहा था 40 मिनट का समय रहता है, और 40 मिनट के बाद वापस कक्षा समाप्त हो जाती है, उसके बाद हम वापस। ठीक है, विषय क्षेत्र मैंने कहा था इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम जनसंख्या को पढ़ेंगे, जनसंख्या के साथ मानव पर्यावरण संबंध को पढ़ेंगे। मानव और पर्यावरण के बीच की जो संबंध है उसको हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, आपका नेचुरलिज्म, डेटर्मिनिज्म और नियो डेटर्मिनिज्म। यानी आपका प्रकृतिवाद जिसे आप नेचुरलिज्म कहते हैं, फिर संभावनावाद या संभववाद जिसे डेटर्मिनिज्म कहते हैं, नेक्स्ट है नियो डेटर्मिनिज्म जिसे नवनिश्चयवाद कहा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके क्या समर्थक कहते हैं वो आगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन मानव से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनका अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स, मकान, स्कूल, कॉलेज, रेल मार्ग, रोड, ये सारे जो मनुष्य ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, मानव ने जन्म लेने के बाद जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिसमें प्रकृति का कोई योगदान नहीं है, मानव ने बनाया, वो सारे के सारे सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। ठीक है, फिर हम वातावरण समायोजन, किस प्रकार से हम वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। किस प्रकार से मनुष्य ने धीरे धीरे अपना विकास किया है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर इसकी ब्रांचेज जो देखें, कल भी पढ़ी है हमने, और वापस एक बार देख लेते हैं। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम व्यवहारिक भूगोल को पढ़ते हैं, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल। फिर इस प्रकार से हम नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सभी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसके अंतर्गत वापस शामिल होती हैं। हालांकि पढ़ा चुका हूँ इसलिए वापस इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। विषय क्षेत्र और परिभाषा कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 बुक्स हैं आपके पास, एक तो है राजस्थान का भूगोल और एक डेफिनेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, स्कोप्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। 3 सिद्धांत हैं, कौन कौन से, कोई बताएगा? हाँ, सिद्धांत कोई बताएगा? शेयर हो रही है, आप में से कोई भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। कोई नहीं है?
क्रियाशीलता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। और पार्थिव का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। पार्थिव एकता का तीनों प्रिंसिपल्स को हम पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं हम आगे। 3 सिद्धांत हैं। सिद्धांत 5 मिनट के बाद एक बार क्लास खत्म होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास एक बार डिस्कनेक्ट होगी, वापस रिकनेक्ट करना है आपको। 40 मिनट का ही समय मिलता है हमें। तो 9:50 से स्टार्ट किया था हमने, तो 10:30 पर एक बार क्लास खत्म हो जाएगी, फिर वापस हम स्टार्ट करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हमने कल थोड़े से इसके बारे में बात की थी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और प्रिंसिपल ऑफ आपका एडजस्टमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट। ये तीनों ही जो सिद्धांत हैं उनको हम समझते हैं कि तीनों सिद्धांत के अंतर्गत हमें किस प्रकार से समझाया गया है और कौन से सिद्धांत किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो 1 बाय 1 करके ये तीनों सिद्धांत मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे और जैसा जैसा आपको लगे उस प्रकार से। मैं धीरे बोल रहा हूँ ताकि मेरी आवाज धीरे धीरे आराम से आपके पास पहुंच जाए। अगर धीरे बोलने से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा लाउड करूँ मैं अपनी आवाज को, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्या कहता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी तत्व, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन में समझते हैं क्या होता है। जड़ पदार्थ कौन से कहलाते हैं? कोई नहीं। पेड़ पौधे। जड़ पदार्थ यानी जिसमें जड़ होती है। जो सर है ना स्थिर रहते हैं, मतलब जो स्थिर रहते हैं। और जड़ पदार्थ सीधा सा अर्थ है, कोई विशेष अर्थ नहीं है। जितने भी निर्जीव पदार्थ जो होते हैं वो जड़ कहलाते हैं, और जो सजीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चेतन। यानी उसमें चेतना हो। जिसमें चेतना नहीं है वो जड़ है, यानी जिसके अंतर्गत सोचने विचार की क्षमता नहीं है, या जो नॉन लिविंग जो पदार्थ है वो सारे के सारे जड़ के अंतर्गत आएंगे। तो जड़ और चेतन का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तत्व, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झरने जो भी है। और चेतन यानी चेतन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो सजीव है, जिसमें मानव है, विभिन्न प्रकार के जीव है, एवं जैसे कि लिखा है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक। प्राकृतिक का अर्थ होता है कि जो प्रकृति से निर्मित है डायरेक्ट, जैसे कि पर्वत बना है, पठार, नदियां, झरने, पेड़ पौधे, ये सारे कह सकते हैं कि प्राकृतिक है। लेकिन जब हम सांस्कृतिक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे मकान, विभिन्न प्रकार के रेल मार्ग, सड़क मार्ग, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सारे के सारे हमारी सभ्यता, संस्कृति, ये सांस्कृतिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक जो तत्व है वो सारे के सारे क्या है? चेतन है। और सांस्कृतिक जो जितने भी है, प्राकृतिक सारे के सारे चेतन ही है, ये जड़ भी है। और कह सकते हैं सांस्कृतिक वाले में भी जड़ आते हैं। तो सभी तत्व समय के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी चेंजेज आता है। जैसे कि हम उदाहरण की बात करें कि एक पर्वत है, तो हजारों सालों से वो पर्वत वहां पर स्थिर नहीं है, उसमें चेंजेस आए। चेंजेस किस प्रकार से आए कि वो पर्वत वहां पर है, कोई जरूरी नहीं है पर्वत का निर्माण हुआ है। चाहे वो कह सकते हैं कि जमीन के अंदर से निकला है, या किसी प्रकार से ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाले जो लावा है, उस लावा के जमा होने से उसका निर्माण हुआ है। पठार का भी निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। तो ये समय के अनुसार बदलते रहे, यानी आज जहां पर रेगिस्तान है वहां पर पहले रेगिस्तान था, कोई जरूरी नहीं है, उसमें बदलाव आए हैं। जो एक बड़ा सा पहाड़ था वो धीरे धीरे कटकर छोटा हुआ है। जहां पर आज मैदान है वहां समय के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन आए हैं, उसमें चेंजेस आए। तो इस प्रकार से कहा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है, मानव भूगोल ये कहता है कि मानव भूगोल के जितने भी जो पदार्थ है वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। समझ गए? ठीक है। क्रियाशीलता क्या कहता है? सारे के सारे एक्टिव मोड में। पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा अगर हमने कहीं रख दिया है तो
हजारों साल बाद या 100 साल के बाद वो कह सकते हैं कि टूट टूट कर बिखर जाएगा। यानी उस पर बहिर्जात बल कार्य करे या अंतर्जात बल कार्यरत करे, वो सारे के सारे जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे टूट टूट के जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे और रेत में तब्दील हो जाएंगे। तो उसमें परिवर्तन आ रहा है। एक छोटा सा पौधा है वो धीरे धीरे सुदृढ़ हो रहा है और बड़ा सा पौधा पेड़ की ओर बन रहा है, और जो बड़ा पेड़ है वो धीरे धीरे शीर्ण होकर अपने आपको नष्ट करते जा रहा है। तो इस प्रकार से चेंजेज आ रहे हैं, हमें भी चेंजेज आ रहे हैं। जिस प्रकार से हम बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से हम कह सकते हैं वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो नेसेसरी है और चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रून्स कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु बढ़ रही है या घट रही है, इसी चीज को मैंने स्पष्ट किया है। ठीक है, वास्तव में ये कुछ है, कुछ गति रहित नहीं है, यानी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है। अतः भूगोल के मानवीय तथा भौतिक